हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन माय न्यू शो आइडल टॉक विद दीप्ति। इस शो के माध्यम से हम आप सभी को पिथौरागढ़ क्षेत्र के उन सम्मानित व्यक्तियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने समाज के लिए कुछ उल्लेखनीय व विशेष कार्य किया है। मेरे इस शो को बनाने का उद्देश्य यह है कि मैं युवाओं के समक्ष उन आदर्शों को प्रस्तुत कर सकूं जो समाज के रियल हीरोज हैं। उन सभी की जीवनी, उन सभी के संघर्ष और उन संघर्षों से लड़ते लड़ते कैसे उन्होंने मुकाम हासिल किया, कैसे उन्होंने अपने जीवन में सफलता अर्जित करी, यह सभी कहानी आप जान सकें। तो इसी श्रृंखला में आइए सबसे पहले मुलाकात करते हैं पिथौरागढ़ की पहली महिला पुलिस सुपरिटेंडेंट IPS प्रीति प्रियदर्शनी से। श्रीमती प्रीति प्रियदर्शनी 1987 में लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी, जिनके पिता केमिकल इंजीनियर व माता गृहिणी है। IET लखनऊ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech करने के पश्चात इन्होंने सन 2012 में IPS परीक्षा पास की। मुरादाबाद, कानपुर, मथुरा में अपनी सेवाएं देने के बाद 29 दिसंबर 2019 को पिथौरागढ़ की पहली महिला पुलिस अधीक्षक होने का गौरव आपको प्राप्त हुआ। युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आपका 1 मिनट प्लैंक चैलेंज जैसे एक सिटी ट्रेंड बन गया। नशा उन्मूलन, ऑपरेशन उदय, पर्यावरण संरक्षण जैसे कई कार्यक्रम युवा उत्थान व सामाजिक जागरूकता के लिए आपके द्वारा चलाए गए। कोरोना महामारी के समय आपके द्वारा विशेष SPO टीम का गठन किया गया व गरीब वर्ग के लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा भोजन व अन्न उपलब्ध कराया गया। पिथौरागढ़ की जनता आपके इन कार्यों को कभी नहीं भूल सकती। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि IPS बनने की ये जो प्रेरणा है ये आपको कब और कहाँ से मिली? प्रेरणा अगर मैं आपसे कहूँ तो कोई ऐसा एक 1 स्टेप नहीं था इसका कभी भी लाइफ में। इट वॉज़ ऑलवेज़ अ प्रोसीजर, एक रास्ता सा बनता चला गया। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, मैं BTech कर रही थी, तब थोड़ा बहुत कॉलेज में जो राजनीति हम लोग करते हैं, स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस वगैरह, वो सब किए, तो वो भी देखा। फिर ये कई बार ये सोचते थे कि लाइफ में क्या करना है, तो जो हम आसपास देखते हैं लोगों को कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियरिंग में कर ही रही थी, उसके आगे के क्या ऑप्शंस हैं, तो वो सब एक्सप्लोर करते करते जो है और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी गाइडेंस के थ्रू जो हैं ये हुआ कि लेट्स गो फॉर दिस। अब BTech में जब हम लोग होते हैं तो 3rd ईयर में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं, तो वो प्लेसमेंट्स में भी हम लोग बैठे, उसमें भी हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर फाइनल ईयर में PSU में भी आते हैं, उधर भी सिलेक्शन हो गया। बट माय फादर उन्होंने कहा कि अभी अगर तुम PSU में जाती हो या अगर तुम जो भी कंपनीज़ में सिलेक्शन हुआ है, तो पहले तो ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी करियर में जाने के लिए, और दूसरा उनको ऐसा लगा कि मेरी प्रतिभा जो है वो कहीं ना कहीं आधी इस्तेमाल होगी। तो ये उन्होंने मुझे पुश किया, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया इसके लिए। मैम, आपके सपनों को साकार करने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है? मेरे सपनों को साकार करने के लिए मेरे पेरेंट्स का और मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर जो है उनका सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। क्योंकि सबसे पहले तो जो अपने बच्चे को मोटिवेट जो करते हैं, रास्ता दिखाने का जो काम है, वो उन मेरे पेरेंट्स ने किया। और मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी और ये स्टेज था मेरा कि करियर चुनना है, तो सारे फ्रेंड्स जिनका सिलेक्शन हो गया था मेरे साथ, वो लोग अपनी नौकरियों को ज्वाइन करने जा रहे थे। तो मुझे ये हुआ कि मुझे भी ज्वाइन करना है, पैसे कमाने उस टाइम पे बड़ा ये होता था, इंडिपेंडेंट होना है। तो शायद अगर मैंने उस वक्त नौकरी ज्वाइन कर ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। बट इट वॉज़ माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे समझाया कि ये नौकरी कहीं नहीं जा रही है, यू कैन ऑलवेज़ कम बैक टू दिस, लेकिन थोड़ा और बेहतर के लिए ट्राई करते हैं, कुछ और के लिए ट्राई करते हैं। तो उस वक्त मैंने बहुत इसको अपोज भी किया था कि नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। और उम्र होती है वो एक कि पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो उसको अपोज करना है, अपने फ्रेंड्स के हिसाब से चलना है। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे किस तरीके से समझाया और मुझे मोटिवेट किया, और UPSC की तैयारी में लगातार जो है उन्होंने जिस तरीके से मेरा मोराल हाई रखा है। हमारी लाइफ में फैमिली वाइज काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए,
लेकिन उन उतार चढ़ाव के चलते उन्होंने कभी ज़िंदगी का वो पक्ष मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो मैं यही मानती हूँ कि अगर मेरा सपना साकार हुआ है तो उसमें मेरा 1% कंट्रीब्यूशन होगा, बाकी जो भी 99% है वो मेरे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है उसमें। दे आर हु आई एम टुडे। एक इंसान जब अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो उसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मैम, आपको क्या लगता है कि आपके ड्रीम कैरियर में ये क्या ऑब्स्टिकल्स रहे? ओके, सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल था वो मेरे अपने दिमाग का था, मेरे अपने मन के अंदर था कि जी ये नहीं हो सकता। अच्छा। जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि इसके लिए ट्राई करो, तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया, नहीं, मुझसे नहीं होगा। मतलब you were not having confidence in yourself? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त मुझे लगा कि ये इतनी प्रेस्टिजियस सर्विस है और उस जो मेरे मन का अपना जो एक ब्लॉकेज था, Yes, ma'am. उसको ही निकालने में मेरे को सबसे ज़्यादा मेहनत लगी। इसका मतलब है कि जो भी विश्वास था वो आपके पेरेंट्स को आप पर था। यस, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो किया है वो मेरे पेरेंट्स ने किया है। तो वो जो मेरा ब्लॉकेज था, उस खुद में अपने आप में ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि नहीं, मेहनत करी जाए तो किया जा सकता है, सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था। उसके बाद में ऑब्स्टिकल्स आए कि रीडिंग मटेरियल नहीं मिलना, अपडेटेड नहीं मिलना, अच्छा नहीं मिलना। फिर दूसरा, जिस एज में आप होते हैं, जब आप करियर डिज़ाइन अपना कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर आपके फ्रेंड्स का, आपके पेयर का काफ़ी प्रेशर रहता है। तो उस वक्त जो फ्रेंड्स थे उनमें से बहुत लोगों ने सब तरह की बात करी कि इस एग्ज़ाम में जो है इतने अच्छे अच्छे लोग निकलते हैं, तुम्हारा क्यों होगा और तुम्हारी ये नौकरी भी जाएगी। तो वो एक कॉन्स्टेंट, एंड नॉट जस्ट फ्रेंड्स के साथ में रिश्तेदार, आसपास के आस पड़ोस के लोग, सब लोग जो है मेरे पेरेंट्स को ताने मारते थे और मेरे को बोलते थे कि लड़की को कहाँ भेज रहे हो, शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सोसाइटल थिंग्स। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसके बाद में जो प्रेशर मैंने फील किया एग्ज़ाम के टाइम पे, वो ये था कि कम से कम खर्चे में कैसे जो है पढ़ाई की जाए, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक आइडिया ऐसा लगने लगता है कि जी हम पेरेंट्स के खर्चे पे हम इसको कर रहे हैं और कल को नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तो एक वो एहसास था अपने दिमाग में जो जिससे कि थोड़ी आत्मग्लानि सी होती थी कि हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो हमेशा ये रहता था कि नहीं, जितनी मेहनत हो सकती है उसको करें और जितना जल्दी हो जाए निकल जाए। तो मेरा जो एग्ज़ाम है वो सेकंड अटेम्प्ट पे क्लियर हुआ था और हमारे टाइम पे 4 अटेम्प्ट होते थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब नहीं निकला तो बहुत हताशा हुई थी और बहुत ही अलग तरीके की निराशा आती है, और उसको ओवरकम कर पाना और फिर वापस से जो है ज़ीरो से स्टार्ट करना, तो वो बहुत कठिन काम है। मैम, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी कि समाज में बहुत सारे अभावग्रस्त बच्चे हैं जिनके पास सपने हैं, जिनके लक्ष्य हैं, लेकिन अभावों के चलते वो अपने सपने साकार नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ समाज में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन उनके पास सपने नहीं हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो अभावग्रस्त हैं लेकिन सपने देखते हैं, वो अपने सपने कैसे साकार करें? मैं अभाव को अगर हम एक एंटिटी के तौर पे देखें तो मैं कहूँगी जो सबसे पहली जंग जो मेरे साथ में हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ, जो सबसे पहली और जो सबसे बड़ी जंग जो व्यक्ति लड़ता है वो अपने आप से लड़ता है और अपने दिमाग से, उसके मन में क्या विचार हैं, उसके सबकॉन्शियस में क्या विचार हैं, उनसे लड़ता है। तो जो भी अभाव हैं, अगर हम ये कहें कि अभावों के चलते हम नहीं कर सकते, देखिए कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो उसको करने के भी 10 रीज़न हो सकते हैं और ना करने के भी 10 कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। मैं ऐसे जितने भी हमारे बच्चे हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि आप अपने अभाव से ज़्यादा आप अपनी काबिलियत पे फोकस करें। आप जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो चीज़ ग्रो होती है। बिल्कुल। अभाव जो है वो आपकी परिस्थिति है, हो सकता है आप उसको बदल सकते हो सकता है आप उसको बदल नहीं सकते। जो आप बदल सकते हैं वो है आपकी क्षमता। आप हमेशा मेहनत से बदल सकते हैं। आपकी अगर आप मेहनत लगातार करेंगे, जी जान जी तोड़ मेहनत करेंगे, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आपकी क्षमता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपकी एक्सपर्टीज़, प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आपका जो कैलिबर है वो भी बढ़ेगा। मैम, इसी से एक सवाल और मैं पूछना चाहती हूँ कि आज का जो यूथ है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, उसके पास तमाम चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए, नशा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, तो यूथ के लिए आपका क्या सजेशन है मैम? यूथ के लिए आई वुड लाइक टू से कि एनर्जी का फंडा आई थिंक सभी बच्चों ने पढ़ा होगा स्कूल में, 5th 6th से पढ़ाना शुरू कर देते हैं।
एनर्जी जो होती है उसका बेसिक फंडा ये है कि वो क्रिएट नहीं कर सकते आप उसको। एनर्जी आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर भी जब हम सुबह उठते हैं तो एक डेफिनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। वो इतनी हो सकती है, किसी में इतनी हो सकती है, जो भी है अपना अपना कैलिबर है। अब वही एनर्जी हम दिन भर में उसको एक्सपेंड करके और रात को सो जाते हैं। तो यूथ को ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो हमारे पास में लिमिटलेस एनर्जी, स्पेशली यूथ, उनके पास में एनर्जी का अभाव नहीं है, उनके पास में दिशा का अभाव है। तो वो जो एनर्जी है जिसके साथ वो सुबह उठते हैं, उनको उसे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि उस एनर्जी के साथ जब मैं हाई लेवल एनर्जी पे हूँ तो मुझे क्या करना है। मुझे पढ़ाई करनी है, या मुझे अपनी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, या अगर इफ समबडी इज़ कोई अगर म्यूजिशियन बनना चाहता है तो मैं अपना म्यूज़िक पे अपना ध्यान देना चाहता हूँ, या अपने करियर की जगह छोड़ करके या तो फिर मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपनी वो एनर्जी लगाना चाहता हूँ, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है। आप उसको जहाँ अच्छे से लगाएंगे वो चीज़ ग्रो हो जाएगी। दूसरा, इसमें हमारे जो हम एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज अ सोसाइटी, एज अभिभावक, हमारा रोल बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ युवा के ऊपर नहीं कह सकते कि हमारा युवा भटक रहा है। हमारा युवा इसलिए भटक रहा है क्योंकि उनको रोल मॉडल्स या तो अच्छे मिल नहीं रहे हैं, या जो रोल मॉडल अच्छे हैं उनको उन पे कोई ध्यान केंद्रित नहीं करता है, या उनके पेरेंट्स उनको उनकी प्रतिभा के या क्षमताओं के अनुसार उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स यू वांट टू से कि हर मॉर्निंग बच्चों ने अपनी डेली गोल्स को सेट करना चाहिए। एग्जैक्टली, प्रायोरिटाइज करें लाइफ में। मैं ये कभी नहीं कह रही कि बच्चों को खेलना नहीं चाहिए, या बच्चों को दोस्तों के साथ गपशप नहीं मारनी चाहिए, या मोमोज खाने नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए, बट प्रायोरिटाइज करें। अगर आप सुबह पहले खेलने बच्चों के साथ में आप गप मारने चले जाएंगे या स्कूटी राइड पे चले जाएंगे, और फिर शाम को आप सोचेंगे अब मैं शाम को आके पढ़ूंगा, तो आपकी एनर्जी डिमिनिश हो रही है। प्रायोरिटाइज करें क्या चीज़ आपको हाई एनर्जी में करनी है और क्या चीज़ आपको लो एनर्जी में करनी है। लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, बिल्कुल, लेकिन उसका एक प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो वो बच्चों को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। मैम, मेरा अगला सवाल, बच्चों के साथ जो क्राइम के मामले बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में आप पेरेंट्स को या बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगी या उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, बच्चों के साथ जो क्राइम्स हो रहे हैं वो बहुत ही अलग तरीके के क्राइम्स हैं। वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि बच्चे जो हैं वो समझदार नहीं होते हैं। वो आप उनको या तो लालच बड़े आसानी से दे सकते हैं, या आप उनको डरा धमका सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से ये समझाएं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ अलाउड नहीं है, क्या चीज़ अलाउड है अगर पेरेंट्स करें और क्या चीज़ अलाउड नहीं है अगर पेरेंट्स के अलावा कोई करता है। तो जैसे हम अगर बिल्कुल छोटे बच्चों की बात करें, मतलब जो बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो ऐसे कई बार हम देखते हैं समाज में कंप्लेंट्स आती हैं, चीज़ें भी नोटिस में आती हैं कि छोटे बच्चों के साथ में सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं, और बच्चा चूँकि छोटा था उसको पता भी नहीं था, वो बता भी नहीं पाता। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ कर देती हैं। वो कह नहीं पाता, वो बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मनोदशा पे असर नहीं पड़ रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को बैठा के प्यार से समझाएं कि बेटा अगर मम्मी आपको प्यार कर रही हैं या पापा आपको प्यार कर रहे हैं तो वो ठीक है, बट इसके अलावा ठीक नहीं है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हमें एज पेरेंट्स, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं, और बच्चे को ना कहना समझाएं कि कोई अगर गलत कर रहा है तो ना कहना है, या हल्ला मचाना है, या आप स्कूल में हैं तो टीचर को बताना है, आप रोड पे हैं तो जो भी आपको बड़ा बुजुर्ग दिख रहा है आप उसको बताएं, घर में हो रहा है तो आप मुझे बताएं। बच्चों को ये विश्वास दिलाना होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें पहली बात तो बच्चे की गलती नहीं है। कई बार बच्चे इसको मान लेते हैं कि ये मेरी गलती की वजह से हो रहा है। इस वजह से भी बच्चे पेरेंट्स को बताने में डरते हैं कि अगर मैंने मम्मी को बताया या पापा को बताया तो मेरे को डांट पड़ेगी। उनमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर ये हो रहा है सो वन तो कि मेरी गलती नहीं है, दूसरा मैं अपने पेरेंट्स को बता सकता हूँ एंड दे विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। सेम गोज फॉर ड्रग्स। जो हम थोड़ा सा बड़ी उम्र में जाते हैं तो हम ड्रग्स का प्रॉब्लम देखते हैं स्कूल में। बच्चों के साथ में आप जो बड़े बच्चे हैं वो उनको लूर करते हैं, या कोई ना कोई ज़रूर उनको जो है इन सब चीज़ों में लेके आता है। तो उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं घर जाके अपनी मम्मा को बताऊँगा या पापा को या जो भी है इन्हीं को बताऊँगा कि मेरे को ये व्यक्ति ऐसा कह रहा था कि वाई डोंट यू टेक दिस, वाई डोंट यू ट्राई दिस, एक बार ट्राई करके देखो, या वो मुझे चैलेंज कर रहा था कि तुम में दम नहीं है ऐसे तुम ट्राई नहीं करे। दीज ऑल थिंग्स हैपन इन पीयर प्रेशर।
तो उनमें ये विश्वास पेरेंट्स को जगाना होगी, बेटा ये सब चीज़ें होती हैं लेकिन आपको इन चीज़ों को ना कहना है, क्यों कहना है वो भी समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं समझाएंगे, हाँ, ओपन रिलेशन होना चाहिए बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स पे बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ भी होता है सही या गलत, अगर मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया तो फिर वो ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप स्वयं एक माँ हैं, तो एक माँ होने के नाते और एक महिला होने के नाते घर और बाहर की जिम्मेदारियों को आप कुशलतापूर्वक कैसे निभाती हैं? क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? आई थिंक मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे घर अलग देखना है और काम अलग देखना है। जैसे माई मदर जो हैं वो गृहिणी हैं, तो उन्होंने भी बच्चों को भी देखा है और घर का काम भी किया है, और मुझे लगता है कि ये गृहिणी का जो काम है उससे मेरा काम काफ़ी आसान है। तो मैंने कभी इसको ऐसा चैलेंज नहीं लिया। और जैसे मैं युवाओं के लिए कह रही हूँ कि उनको प्रायोरिटीज़ अपनी डिसाइड करनी चाहिए, मेरी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर हैं। आई एम अ वेरी क्लियर पर्सन इन माई माइंड। मुझे पता है कि अगर मुझे ऑफिस जाना है तो आज मुझे ये करना है, जो रैंडम टाइम है उसमें बाकी के काम करने हैं जो सरप्लस आते हैं। सिमिलरली जब मैं ऑफिस में होती हूँ तो फिर ऑफिस का ही काम ध्यान में रहता है, फिर मेरा दिमाग घर पे मैं कोशिश करती हूँ कम रहे, जबकि वैसे जब से बचा हुआ है तो थोड़ा दिमाग भटक जाता है। बट और सिमिलरली जब मैं घर आती हूँ तो फिर मुझे पता है कि अब मैं घर आई हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेबी है। पिथौरागढ़ की पहली महिला पुलिस अधीक्षक बनने का अनुभव कैसा रहा आपका? आई थिंक मैम मेरे लिए सिर्फ पुलिस अधीक्षक बनने का अवसर है ये, क्योंकि मैं इसके पहले और भी जगह जहाँ पोस्टेड रही हूँ तो ऐसा कुछ फ़र्क मैंने नहीं फील किया है कि मैं एक महिला हूँ तो कुछ दिक्कत है या कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। और पुलिस अधीक्षक होता है, वो एक पद है, तो उसमें ऐसा कोई लाभ या कोई डिसएडवांटेज मैंने फील नहीं किया है। आई थिंक ये जनता के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा कि एक महिला उस कुर्सी पर बैठी है। मेरे लिए तो सेम है जी। हाँ, तो आई थिंक ये सवाल अगर जनता बताए इसमें कि उनको कैसा लग रहा है कि इस बार एक महिला बैठी हुई है, तो उसका जवाब आई थिंक ज़्यादा जायज़ मिल सकता है। और मुझे अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जिस पद पे हूँ मैं उसकी गरिमा बना के रखूँ और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर सकूँ वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। जैसा कि मैम आपके हस्बैंड मिस्टर PN मीणा जो कि वर्तमान में SSP अल्मोड़ा हैं, तो आप दोनों ही सेम डिपार्टमेंट में हैं, तो आप इसे किस रूप में देखती हैं? क्या इससे आपको आपकी कार्य प्रणाली में कोई असिस्टेंस मिलती है? वी आर टू डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स। उनका काम उनके ज़िले को संभालना है, मेरा काम मेरे ज़िले को संभालना है। हाँ, एक जीवन साथी के रूप में बहुत कन्वीनियंट होता है कि अगर आपका जीवन साथी आपका काम को समझता हो, आपके व्यू पॉइंट को समझता हो कि अगर आपको कुछ काम करना है या कहीं टाइम लग रहा है या कहीं 2 दिन के लिए जाना पड़ रहा है, वो अगर उस चीज़ के साथ कन्वीनियंट होता है और उसको समझ आती है बात, तो फिर बहुत स्मूथ राइड हो जाता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और कभी कोई बात होती है, कोई सलाह मशवरा चाहिए, तो आपको पता है कि आपके विभाग में हैं, वो भी सेम काम कर रहे हैं, तो एक इंडिपेंडेंट निष्पक्ष टाइप का आपको एक सुझाव मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है और बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। लेकिन कभी भी एक दूसरे के काम को इन्फ्लुएंस करने का आज तक 8 साल हो गए कभी किसी ने कोशिश नहीं करी। मैं अपने काम में इंडिपेंडेंट रखती हूँ, वो अपने काम को इंडिपेंडेंट रखते हैं, लेकिन हाँ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सुझाव अगर एक दूसरा मांगता है तो बिल्कुल निष्पक्ष सुझाव, अगर कोई काम मैं गलत कर रही हूँ तो वो बिल्कुल बिना हिचकिचाए बताएंगे, लाइकवाइज फॉर हिम ऑल्सो। तो उस लेवल पे बहुत अच्छा है जी। महिला सुरक्षा मुद्दों पर आपकी क्या राय है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से मैं यहाँ पोस्ट हुई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पे ऑफिस में स्पेशली आगंतुकों की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा आती हैं, और पहले थोड़ा सा कम था, अभी मुझे लगता है कि उनको थोड़ा ज़्यादा सहज महसूस होता है मेरे सामने अपनी बात कहते हुए। और मुझे व्हाट्सएप पे हो या फ़ोन करके हो या फेसबुक के माध्यम से हो, महिलाएं अपनी समस्या रखती हैं। और जो मैं देखती हूँ यहाँ पे आजकल जैसा कि देश में भी चल रहा है, ये समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है। और ये समस्या ऐसी नहीं है कि इसमें महिलाओं को टारगेट करना है हमको, ये हमारी पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है।
कुछ लोग इस तरह के क्राइम करते हैं जिसमें किसी महिला को चोट पहुंचती है मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से, और उसका असर जो है पूरी सोसाइटी पर जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, ये सोसाइटी के लेवल का प्रॉब्लम है और हम सबको इसमें जो है साथ आकर के काम करना पड़ेगा। और इसमें हम लोग अभी काफ़ी कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि हमेशा जब हमने देखा महिला सुरक्षा की बारी आती है तो हम महिलाओं की काउंसलिंग करते हैं, महिलाओं को ही टारगेट करते हैं। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो महिलाओं के साथ में है। लेकिन जो हमें ज़रूरत है वो ये भी है कि हम जो दूसरा वर्ग है हमारे समाज का, जो मेल्स हैं, उनको भी हमें टारगेट करना बहुत ज़रूरी है जी। उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके का व्यवहार जो है वो किसी भी इंसान के साथ ठीक नहीं है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और जो भी इस तरह का व्यवहार करेगा वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम देखते हैं हमारे यहाँ पे इस दौरान जितने भी छेड़ाखानी के या छीटाकसी के मुकदमे आए हैं वो दर्ज हुए हैं और उनमें तत्काल कार्रवाई होकर गिरफ्तारी हुई है। और मैं यही चाहूँगी और मैं यही कहूँगी लड़कियों से, सभी से, कि अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करें मानसिक तौर से और फिज़िकली। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा और अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी या अगर आप अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे तो ये जो कहीं ना कहीं एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, फेक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो दूसरे वर्ग में आ जाता है कि हम इस अगले को दबा सकते हैं या इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, धमका सकते हैं, तो आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचेगी। और कोई ऐसी बात होती है आप तत्काल जो है पुलिस को उसमें सूचित करें। हम लोग आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर हैं, आप लोगों को हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि इसमें पूरे समाज को आगे आना चाहिए। हम ये नहीं सोच सकते कि बस जिसके साथ हो गया ये उसका मैटर है। सड़क पे जब कोई लड़की जा रही है और अगर किसी ने उस पर छीटाकसी कर दी तो जो सड़क पे और लोग जा रहे हैं वो क्यों शांत रहते हैं? ये उनकी भी जिम्मेदारी है। या उस लड़के के साथ में जो और फ्रेंड्स हैं उसके, जो उसको वाह वाह बोलते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इससे पहले कि आपकी फैमिली के साथ हो, हमें इसमें जो है सजगता हमारे अंदर आ जानी चाहिए कि ये हम सबका इसमें दायित्व बनता है कि हम अपने समाज को सुरक्षित रखें। लड़कियां हर समय जब मर्जी चाहें, जैसा मर्जी चाहें अपने काम पे जा सकें, जहां मर्जी चाहें वहां जा सकें, अपनी बात को हर प्लेटफॉर्म पर रख सकें। ये स्वतंत्रता हमें उनको देनी होगी और अगर हम नहीं देंगे तो लड़कियों को सामने आगे उसको छीनना पड़ेगा। इतिहास में कहीं भी देख लें, किसी को भी, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, किसी को भी कोई भी हक खैरात में नहीं मिला, मुफ्त में नहीं दिया गया। हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और इसके लिए इतिहास गवाह है जी। आप पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री देख लीजिए, जब जब आदमी ने संघर्ष किया है वो हक उसको मिला है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने मुझे अपने टॉक शो में इनवाइट किया और मुझे अपनी बात यहाँ पे रखने का मौका दिया और मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो प्लीज डू सपोर्ट अस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल आइडल टॉक विद दीप्ति। थैंक यू वेरी मच।